गहरे समुद्र के जानवर रहस्यमय विकास से गुजर रहे हैं। वे अभी इसी क्षण विकसित हो रहे हैं। अगर आपको कुछ बेहद बदसूरत जीवों पर यकीन नहीं है तो ये देख लीजिए। यह उथले पानी में रहने वाला स्क्विड है और यह गहरे समुद्र में रहने वाला स्क्विड है। एक ही जीव का चचेरा भाई। आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि एक ही प्रजाति का होने के बावजूद यह क्विड गहरे समुद्र के क्षेत्र में एक खून चूसने वाले पिशाच के रूप में विकसित हो गया है, जिसे खुद को जीवित रखना था। तो क्या यह वास्तव में गहरा है? समुद्र में जीवित रहने के लिए समुद्री जीवों को डरावना रूप धारण करना पड़ता है। खैर, किस तरह का और क्यों और कैसे, ये मैं आपको आगे विस्तार से बताऊंगा। लेकिन आप जानते हैं क्या, सभी मछलियां बिल्कुल डरावनी नहीं होती। कुछ प्रजातियां अजीब और विचित्र भी होती हैं। गहरे समुद्र में इस सार्कास्टिक झालर वाले सिर की तरह यह आकार में 2 लीटर की बोतल जितना छोटा लग सकता है, लेकिन जैसे ही यह अपना मुंह खोलता है यह इतना बड़ा दिखाई देता है कि यह एक व्यक्ति के सिर को निगल सकता है और अन्य सभी से यूनिक है। इसे देखकर ऐसा लगता है मानो किसी ने एक आंख वाली कठपुतली की आंख की पुतली निकालकर निगल ली हो। तो डरावने शोर के साथ साथ यह विचित्रता गहरे समुद्र में रहने वाले जीवों की जीवित रहने की रणनीति भी है। क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा केवल कठोर पर्यावरण के कारण हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं, जमीन पर रहने वाले जानवर भी कठोर वातावरण में रहते हैं। जैसे कि कॉकरोच, ये हमारे घर में, रेगिस्तान में और बारिश में भी रहता है। अमेज़न के जंगल, ये सब छोड़ो, ज्वालामुखियों के क्रेटर, ये भारत में भी पाए गए हैं। लेकिन इन सभी कॉकरोचों में न केवल इनका आकार छोटे से बड़ा होता जाता है, ऐसी ड्रॉस्ट्रिंग में ऐसी कौन सी खूबी है कि जैसे जैसे गहराई बढ़ती है यह जीवों को बिल्कुल अलग, बदसूरत और अजीब बनाने लगती है। अब इस सवाल का जवाब कुछ दिलचस्प शोधों ने खोज निकाला है। जब वे खोज रहे थे तो उन्हें गहरे पानी में तैरता हुआ एक हेडली हैन मिला, जिससे उन्हें इन सभी सवालों का जवाब मिल गया। दरअसल यह 2018 का साल है। ऑस्ट्रेलियाई शोधकर्ताओं का एक समूह अंटार्कटिक गहरे समुद्र में पानी के नीचे के कैमरों के जरिए मछली पकड़ने के स्थान खोज रहा था। शोधकर्ताओं में से एक ने पानी में तैरते हुए एक सिरकटे मुर्गे को देखा। अब अंटार्कटिक सागर के बीच में मुर्गे का मिलना अपने आप में बहुत अजीब बात थी। इसके अलावा इस मुर्गे का सिर भी नहीं था और इसी वजह से शोधकर्ता घबरा गए। इस मुर्गे के बारे में अपने नेता डर्क वेल्सफोर्ड को बताया। पहले तो डर्क को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसने इसे अपनी आंखों से देखा तो वह भी हैरान रह गया, क्योंकि एक तो यह सचमुच क्रिसमस टर्की जैसा लग रहा था और दूसरे बात यह है कि उसके शरीर में केवल एक ही छेद था, जिसके माध्यम से वह सांस ले रहा था, खा रहा था और वहीं से उसका पचा हुआ भोजन भी बाहर आ रहा था। क्या आप इस बात पर विश्वास कर सकते हैं? लेकिन इससे भी अजीब बात यह थी कि उसने दोनों पोर्स को साफ रखने के लिए इस छिद्र में छोटी छोटी मछलियां भी पाल रखी थीं, जो बचा हुआ खाना खा रही थीं। अब जाहिर तौर पर यह सब देखकर डर्क और उनकी टीम काफी उत्सुक हो गई, क्योंकि उन्होंने अपना सारा काम कर लिया था। मेरे पास था ऐसी अजीब चीज पहले कभी नहीं देखी थी, इसलिए खोजते खोजते वे बार बार उस जीव के फुटेज को लूप पर देखने लगे। और फिर अचानक उनमें से एक ने कहा, अरे यह एक शार्क है। मेरा मतलब वही शार्क है जो अक्सर समुद्र तट आदि के उथले पानी में पैरों के नीचे पड़े हुए पाए जाते हैं। यह कैसे संभव है? क्योंकि आप देख रहे हैं, आप कह सकते हैं कि समुद्री कछुए और इस नए पाए गए जीव में जमीन आसमान का अंतर है। तो शोधकर्ताओं ने कैसे इस कंक्लूजन पर पहुंचे? अब इस पर उन शोधकर्ताओं का कहना था कि समुद्र में केवल एक ही ऐसी प्रजाति होती है जिसकी त्वचा जिलेटिन जैसी एक ही छेद वाली और मुलायम होती है। ये सवाल अब भी बना हुआ है कि एक ही प्रजाति के होने के बावजूद इन दोनों प्राणियों में इतना जमीन आसमान का अंतर कैसे है। तो जब डर्क ने उसी सवाल के साथ उसी दिशा में जांच शुरू की, तो उन्हें पता चला कि यह समुद्री ककड़ी समुद्र में माउंट एवरेस्ट जितनी गहराई में रहती थी, जहां भोजन इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं था। और यही कारण है कि यह सामान्य समुद्री ककड़ी गतिविधियां करता था, जैसे फ्लैप्ड, ताकि यह भोजन ढूंढने के लिए लंबी दूरी तक तैर सके, और इसलिए यह उथले पानी वाले समुद्री कछुए से अलग दिखता है। अब इस खास मामले की सच्चाई जानने के बाद बत्तख के मन में एक और सवाल आया कि गहरे समुद्र में ऐसे और भी लोग हैं,
ऐसे कई जीव होंगे जो इसी तरह या इससे भी ज्यादा अजीब तरीके से विकसित हुए होंगे, क्योंकि आगे शोध करते समय उन्हें यह जीव मिला। एक बकवास, जी हां, एक ऐसा बकवास जिसका एक ही पैर फोटो में दिख रहे शख्स के सीने से शुरू होता है और उसके पैरों पर खत्म होता है। लेकिन यह अब इस केकड़े को देखने के बाद खत्म हो गया है। किसी भी इंसान की तरह बत्तख ने भी सोचा कि यह अब तक का सबसे बड़ा केकड़ा होगा, लेकिन क्या वह वहां गलत था? क्योंकि गहरे पानी में रहने वाली इस केकड़े की प्रजाति में सबसे बड़े केकड़े हैं। केवल एक पैर एक वयस्क इंसान की ऊंचाई जितना लंबा है। यह एक औसत आकार का केकड़ा था। दरअसल इतने बड़े होने के कारण ये केकड़े इंसान के बच्चे के पास से आसानी से गुजर सकते हैं और यही इनके देखे जाने का कारण है। इसके बाद लोगों ने इसका नाम रख दिया बकवास जिला। आपको थालू राक्षस की कहानी भी याद होगी, जो नाविकों को जहाज से खींचकर पानी की गहराई में ले जाता था। वह कहानी भी इसी बकवास से प्रेरित थी। यानी यह जीव आया था, तब तक डर्क समझ चुका था कि गहरे समुद्र में जीवित रहने का खेल कुछ अलग है, कुछ ऐसा जिसे गहराई से समझना और भी महत्वपूर्ण हो गया है। और यही विचार था जो उसे तीसरे सबसे अजीब प्राणी तक ले गया। एक प्राणी जिसका शरीर वस्तुतः गले तक है। इसके नुकीले दांत थे। अब यह जीव एक साधारण ईल से विकसित हुआ था, जिसमें गहरे पानी में रहने के कारण ये लाभ नहीं हुआ। और यदि आंखों से जीवित रहने में कोई लाभ नहीं हुआ तो कुछ उत्परिवर्तन संस्करणों में आंखें नहीं थीं, और फिर भी वे मछलियां अच्छी तरह से जीवित रहने लगीं। इसीलिए धीरे धीरे नए संस्करणों में इस नेत्र लक्षण को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया और लक्षणों के साथ बदल दिया गया। इससे वास्तव में गहरे समुद्र में अस्तित्व को बढ़ावा मिला। लेकिन यहाँ एक और संगम है। गहरे समुद्र में भी ऐसी कई मछलियां हैं जिनके पास आंखें हैं, और अगर गहरे समुद्र में जीवित रहने में आंखों से कोई फायदा नहीं हो रहा है तो उन सभी मछलियों की आंखें नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, आपका प्रश्न बिल्कुल वैध है, लेकिन आइए अवधारणा को थोड़ा पीछे समझते हैं। देखिए, SP90 प्रोटीन काम करता है केवल आय से संबंधित जीन में ही नहीं, बल्कि किसी भी जीन में उत्परिवर्तन लाना महत्वपूर्ण है। और यही कारण है कि यह प्रोटीन विभिन्न जीवों में विभिन्न जीनों में उत्परिवर्तन का कारण बनता है। कुछ मछुआरों ने खुद को शिकारियों से बचाने के लिए उन जीनों का उपयोग किया है जो उनकी त्वचा का रंग निर्धारित करते हैं। उन्होंने अपने जीन में उत्परिवर्तन लाया और अपने शरीर का रंग काला या लाल कर लिया, क्योंकि जब वे गहरे समुद्र में पहुंचते हैं तो सबसे पहले लाल रोशनी बिखर जाती है और खो जाती है, जिसके कारण ये रंगीन जीव गहरे समुद्र में अदृश्य हो जाते हैं। और यही कारण था कि इवान आर्क द्वारा अध्ययन की गई मछलियों में से अधिकांश गहरे समुद्र के जीवों का रंग या तो लाल या काला था। और यहाँ मूल प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक दूसरी लॉजिकल व्याख्या भी आती है। इसलिए आज हम सभी जानते हैं कि हम इंसानों में पूंछ की हड्डी होती है, लेकिन वह पूंछ की हड्डी हमारे किसी काम की नहीं होती। लेकिन फिर भी हमें वह गुण विरासत में मिला है। कुछ अपवाद भी हैं। निश्चित रूप से अधिकांश मामलों में यदि आप उन गुणों का उपयोग नहीं करते हैं तो आप उन्हें खो देंगे। आप कई बार अपने बट को ढीला कर देंगे, वह आपको कुछ समान गुण भी देगा। भले ही इससे उन्हें कोई फायदा ना हो, लेकिन यह आने वाली पीढ़ी में आगे बढ़ जाता है और अन्य मछलियों के साथ भी ऐसा ही हो सकता है। भले ही दो आंखों से उन्हें उतना फायदा नहीं हो रहा हो, लेकिन यह एक अवशेषी अंग की तरह ही हो गया है। अभी के लिए तो आप पीछे मुड़कर देखें, क्या रहस्य पूरी तरह सुलझ गया है? खैर, बिल्कुल नहीं। जब सुझैन ने इस पर और अधिक विस्तार से शोध करना शुरू किया तो उन्हें पता चला कि सभी प्राणियों के अजीब और डरावने रूप के पीछे ASP90 प्रोटीन ही एकमात्र कारण नहीं है। भारत में हुए कई अध्ययनों से यह भी पता चला है कि गहरे समुद्र में रहने वाले जानवर भी एक खास चीज बनाते हैं, जिसके कारण उनकी संरचना अजीब दिखने लगती है। दरअसल लंदन विश्वविद्यालय के एक शोधकर्ता AB चैपमैन ने देखा था कि जिस तरह टेंट की छड़ों या उसके फ्रेम में कुलपन की कोशिकाओं में पीजी आंखें नामक संरचनाएं भी होती हैं, जो उन्हें गहरे पानी के उच्च दबाव में ढहने से बचाती हैं। समुद्र। मैं शोर मचाने वाला नहीं हूं। क्या आपके मन में यह सवाल आया कि गहरे समुद्र में अत्यधिक दबाव होता है? खैर, अब आपके पास जवाब है। इस पीजो प्रभाव के कारण ऑर्गेनिस्ट मांसपेशियों की कोशिकाएं सामान्य कोशिकाओं से अलग दिखने लगती हैं, जो उनकी शारीरिक बनावट में भी रिफ्लेक्टेड होती है।
लेकिन सभी मछलियां ये अनुकूलन नहीं दिखाती हैं। मछलियां एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम का भी उपयोग करती हैं, जिसमें वे अपने शरीर के आकार को इस तरह समायोजित करती हैं कि उनके शरीर के हर इंच पर न्यूनतम दबाव हो। अब ऐसे मामले में वास्तविक दबाव झेलने के लिए सबसे आदर्श आकार क्या है? वैसे भौतिकी के अनुसार यह एक गोला है, और यही कारण है कि गहरे समुद्र में सीपियां फूले हुए गुब्बारे की तरह दिखती हैं। और जहां तक इन मछलियों का सवाल है, आप देख सकते हैं कि इनका निचला जबड़ा असामान्य तरीके से बड़ा हो गया है। यही कारण है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन छोटी मछलियों को ज्यादातर वही खाने को मिलता है जो सतह के पास रहने वाली मछलियों के मुंह से निकलकर गहरे समुद्र में चला जाता है। और इसलिए ऐसी स्थिति में सबसे अच्छा रणनीतिक अनुकूलन यही होगा कि मुंह को इस तरह बनाया जाए, बड़ा। तो कुल मिलाकर अब हम जानते हैं कि कठोर वातावरण में रहना है गहरे समुद्र में। इन सभी जीवों को अपनी जेनेटिक्स, अपनी सेलुलर संरचना और यहां तक कि अपने आकार में भी बदलाव लाना पड़ता है। इसीलिए रिजल्ट न चाहने के बावजूद भी ये काफी अलग और अनोखे दिखने लगते हैं। लेकिन अब जरा इस बात पर गौर करें तो आपने देखा होगा कि जब से हमने वीडियो शुरू किया है और जैसे ही हमने इन मछलियों के फंसे हुए पोर्स को डिकोड करना शुरू किया, जब हमने शुरू किया, अचानक कुछ समय बाद वह हमें उतना अजीब नहीं लगने लगा। तो यहां मूल रूप से सवाल ये उठता है कि हमें कोई चीज डरावनी या अजीब क्यों लगती है? अगर कोई चीज अलग लगती है तो वह हमें डरावनी या अजीब क्यों लगती है? आखिर डरावना या अजीब का मतलब क्या है? और क्यों हमें शुरुआत में कोई चीज डरावनी लगती है, लेकिन बार बार सामने आने के बाद उसका डरावना और अजीब होना अचानक कम हो जाता है? खैर, मैं एक सरल विचार प्रयोग के माध्यम से इस अवधारणा के साथ आया। मैं आपको समझाता हूं। कल्पना कीजिए कि आप सर्कस देख रहे हैं और एक अभिनेता नन की पोशाक पहनकर आपको डराने की कोशिश करता है, तो क्या आप डर जाएंगे? खैर, एक्टर तो छोड़िए, अगर कोई असली नन भी सर्कस में आ जाए तो आप भी नहीं आएंगे। उनसे कोई नहीं डरेगा। लेकिन अगर आप अंधेरी रात में सुनसान सड़क पर चल रहे हों और कोई एक्टर नन की पोशाक पहनकर आपके सामने आ जाए तो पक्की गारंटी है कि अब आप डर जाएंगे। इसलिए अभी इंतजार करें। अब तुम किससे डरते हो? पर्यावरण से या पर्यावरण से? ठीक है, पर्यावरण से, क्योंकि पर्यावरण अज्ञात है। इसीलिए वास्तव में बुनियादी स्तर पर हम उन चीजों से डरते हैं जो हमारे लिए अज्ञात हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा मस्तिष्क अज्ञात चीजों को जोखिम भरा होने के साथ, असुरक्षित होने के साथ जोड़ता है। और यह वास्तव में सबसे बुनियादी कारणों में से एक है, क्योंकि अगर हम गहरे समुद्र के बारे में बात करते हैं तो आप जानते हैं कि गहरा समुद्र P95 पर है। जब आप विस्फोटों में प्राणियों को देखते हैं तो आप इन प्राणियों को सामान्य रूप से इधर उधर नहीं देखते हैं। इसलिए आपका संपर्क ये बहुत कम हो गए हैं और इसीलिए ये जीव हमें एलियंस जैसे लगते हैं, अनजान लगते हैं, और हमारा दिमाग डर के भाव से इन्हें महसूस करता है। तो यहां मूल रूप से डर डरावने प्राणियों से नहीं, बल्कि उनकी अज्ञातता से है, और इस तथ्य से है कि वे एक अज्ञात वातावरण में रहते हैं जो पेचांत बार विस्फोट करता है। जी हां, वो डर तब पैदा हो रहा है जब उनका एक्सपोजर आपके सामने बार बार हो। जैसे जैसे ये एक्वेरियम में हर जगह इधर उधर दिखने लगेंगे, ये डर भी कम हो जाएगा और एक समय के बाद आपको डर ही नहीं लगेगा। तो उम्मीद है दोस्तों, अब आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि ये गहरे समुद्र में रहने वाले जीव क्यों होते हैं